देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयोग को भेजा था पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली सर्किट हाउस में की मंडलीय समीक्षा बैठक। अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बहराइच हिंसा मामला, रामगोपाल के हत्यारों को सुनाई गई सजा। सरफराज को फांसी, 9 दोषियों को आजीवन कारावास। माघ मेले के इतिहास में पहली बार लोगो जारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया लुक। यूपी में नशीले कोडिन कफ सिरप मामले में एसटीएफ को बड़ी सफलता। लखनऊ में तस्करी से जुड़े 2 सदस्य गिरफ्तार। और आजम खां को कोर्ट से राहत। सेना पर विवादित बयान में बरी, बेटे के साथ रामपुर जेल में है बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 17.7% फॉर्म जमा न होने के कारण सीईओ ने चुनाव आयोग से अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। यूपी में विशेष प्रांगण पुनरीक्षण के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से और समय मांगा गया, इससे अब मंजूर कर दिया गया है। यूपी में अब एसआईआर की सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवड़वा ने बताया कि इस संबंध में आयोग को पत्र भेज दिया गया था ताकि मृतक, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं को पुनः सत्यापन कराया जा सके। रिवड़वा ने बताया कि प्रदेश में 99.24% गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और डिजिटलाइज गणना प्रपत्रों में 18.85% गणना प्रपत्र असंग्रहित यानी मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की श्रेणी में चिन्हित किए गए हैं। अभी तक 80.29% गणना प्रपत्र मतदाताओं और उसके परिवार के अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से वापस मिल चुके और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18.85% लगभग 2.91 करोड़ मतदाताओं की गणना प्रपत्र असंग्रहित श्रेणी में है, जिसको लेकर समय बढ़ाने की बात कही गई है। तो यूपी में एसआईआर की समय सीमा 31 और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, 6 राज्यों में समय सीमा एसआईआर की बढ़ा दी गई है और जैसा कि देखने को मिल रहा है साफ तौर पर कई जगहों पर स्थानांतरित मतदाता या जो शिफ्ट हो चुके हैं उनको लेकर दिक्कतें महसूस की जा रही हैं। क्या जानकारी मनीष, क्या है आपके पास ताजा अपडेट के साथ? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी उसको जो है अब 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। जिस प्रकार से जो यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप जी, उनके द्वारा साफ तौर से ये बताया गया कि उनके द्वारा इस प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो है चुनाव आयोग को उनके द्वारा जो है पत्र लिखा गया और उसमें कारण उनके द्वारा ये साफ तौर से कहा गया करीब 2.92 करोड़ जो है जो मतदाता जिनकी जानकारी अब तक जो है अभी तक नहीं मिल सकी है, उनकी पहचान करने के लिए हमें और भी वक्त चाहिए। जिस प्रकार से इस पॉइंट को जो है उनके द्वारा लेटर लिख करके समय बढ़ाने की मांग की गई थी और उसी को जो है आज मांग को मानते हुए जो है 31 तारीख तक जो है इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। हालांकि अब जो वोटर लिस्ट है वो 28 फरवरी को जो है फाइनल होकर के जो है जनता के सामने आएगी, उसमें मालूम चल सकेगा कि कितने वोटर काटे गए। हालांकि जिस प्रकार से आपने देखा कि लगातार एसआईआर को लेकर के और वोट काटने को लेकर के जो है चाहे आप पार्टी हो या समाजवादी पार्टी है, और उनका साफ तौर से कहना है कि 3 करोड़ मतदाताओं को वोट काटने के लिए जो है ये एसआईआर प्रक्रिया कराई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से बीएलओज का भी एक अपील थी कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो है कई बीएलओज की मौत हुई थी, किसी ने सुसाइड कर लिया था, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया था,
उस कारण से बाकी जो बिलोज इस काम में लगे हुए हैं उनके द्वारा भी अपील की गई थी कि हमारे समय सीमा को बढ़ाया जाए और उसी के तहत इस पॉइंट को भी जोड़ा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, लगातार विपक्षी दल 3 महीने का वक्त बढ़ाने की मांग कर रहे थे कि 3 महीने में जो है उत्तर प्रदेश की जनगणना SIR करनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और जिसमें जो है करीब देखा जाए तो 15 करोड़ के आसपास जो है मतदाता हैं यहाँ पर, और उनके SIR की प्रक्रिया जो है 1-1.25 महीने में बहुत ही मुमकिन नहीं है। तो जल्दीबाजी का जो है उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था, उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके जो है वोट काटने की बात की जा रही। ये हालांकि कई बार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लेटर भी लिखे गए और प्रक्रिया को 3 महीने बढ़ाने को कहा गया, लेकिन जिस प्रकार से देखा जा सकता है बिलोज की हालांकि मौतें जरूर हुई, जहां पर समाजवादी पार्टी के द्वारा 2-2 लाख रुपए की घोषणा भी की गई, वहीं पर उनके द्वारा मांग भी की गई कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है करीब 1-1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी जो है उनको देनी चाहिए। विपक्ष ने भी संसद में भी इसको लेकर के उनके द्वारा ये कहा गया। वहीं पर बिलोज भी परेशान थे क्योंकि प्रक्रिया बहुत लंबी थी और देखा जा सकता है यूपी सबसे बड़ा है और प्रेशर ज्यादा था, लोग 1-1, 2-2 बजे। मनीष, अभी अगर प्रतिशत की बात की जाए, प्रतिशत की बात की जाए तो कितने प्रतिशत ये जो मतदाता शुद्धिकरण है उसका काम यूपी में पूरा हो चुका है? इसका कोई डेटा सामने आया है और कितना काम अभी बाकी है? 31 दिसंबर बढ़ाया तो गया, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, ऐसा लगता है? जी, अगर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है 80%, जो पिछला आंकड़ा जो आया था कि 80% के आसपास जो है फॉर्म जो फिलअप कर लिए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जो परसेंटेज बताया कि उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है और जो एम्प्लॉय की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है, लेकिन जिस प्रकार से अगर देखा जाए 2.92 करोड़ की जो बात चल रही है, जो या तो उत्तर प्रदेश में रह नहीं रहे हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने वोट डाला लेकिन वो उनके पते ही नहीं मिल रहे, तो इस प्रकार के बयान है निर्वाचन आयोग के। तो कहा जाए ये एक सबसे बड़ा सवाल है और उसी की एक कारण भी बताया गया है उनका कि इस प्रक्रिया को इसलिए पूरा किया जाए कि किसी प्रकार का उनके ऊपर आरोप न लगे, क्योंकि अभी से ही विपक्षी दल लगातार ये कहने लगे हैं कि 3 करोड़ वोट काटे जाएंगे। तो ये संख्या जो विपक्षी दल बताने लगे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि कहीं से भी किसी को संदेह ना हो, बिल्कुल जो शुद्धिकरण किया जा रहा है बहुत ही तरीके से शुद्धिकरण किया जाए जिससे कि आयोग के ऊपर किसी प्रकार का सवाल न उठे। जिस प्रकार से विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये आप समय सीमा जो बढ़ाई गई है, ये जो समय सीमा मनीष बढ़ाई गई है यूपी में 31 दिसंबर, इसको लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना? कोई बयान अब तक सामने आया? जी, अभी जिस प्रकार से ये शाम को ये पूरा मैसेज है और मैसेज के अनुसार जिस प्रकार से अगर कहा जाए पहले इससे ये दूसरी बार बढ़ाई गई, इससे पहले 7 दिन की बढ़ाई गई थी, अब ये 15 दिन की बढ़ाई गई। तो उस वक्त भी बयान आए थे विपक्षी दलों के, उनका साफ तौर से यही कहना था कि 3 महीने का वक्त दे देना चाहिए, क्योंकि 3 महीने का वक्त मिल जाएगा तो SIR प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही शुद्धिकरण के तहत हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से अब ये देखना है निर्वाचन आयोग को कि 15 दिन का और भी वक्त मिला 31 दिसंबर तक। अब जो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिन वोटरों की बात कर रहे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है, मिल नहीं पा रहे या उनकी मृत्यु हो चुकी है या कहाँ चले गए हैं, वो एक लिस्ट उनको देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से उन्होंने ये माना है कि 2.92 करोड़ जो है जो जिनकी संख्या जो है उनकी तलाश के लिए जो है निर्वाचन आयोग लगा हुआ है और अगर वो लोग मिल जाते हैं, कितनी संख्या में मिलते हैं, तो उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन आरोप प्रति आरोप विपक्षी दल लगातार, आपने देखा होगा संसद में भी SIR का ही मुद्दा आज तक देखने को मिल रहा है, लगातार SIR पे सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये देखना कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद फिलहाल तमाम चीजों को लेकर, तमाम बयानों के बावजूद आपको बता दें SIR प्रक्रिया की जो तारीख है उसे बढ़ा दिया गया। फिलहाल मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन क्या माना जाए तय समय सीमा पर जो लोग मृत हो गए या जो शिफ्टेड हो गए वो काम पूरा हो पाएगा, बड़ा सवाल है।
आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज से खबर है। माघ मेले के इतिहास में पहली बार लोगो जारी दर्शाई गई तीर्थराज और त्रिवेणी की महिमा, सूर्य चंद्रमा और अक्षय वट की अनूठी झलक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किया लोगो। तो लोगो जारी किया गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। माघ मेले को लेकर पहली बार ऐसा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये लोगो जारी किया गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। प्रयागराज से खबर है, सूर्य चंद्रमा अक्षयवट की अनूठी झलक आप देख सकते हैं। बुलंदशहर से खबर है, फर्जी जमानतदाताओं दरों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लेते थे जमानत। 20 फर्जी जमानतदारों पर पुलिस ने अभियोग दर्ज किया है। पुलिस ने 20 जमानतदारों का सत्यापन किया है। गौकशी और सशस्त्र अधिनियम जैसे संगीन मामलों में लेते थे जमानत। फर्जी जमानतदारों ने दर्जन भर आरोपियों की ली है जमानत। पुलिस ने 20 जमानतदारों का सत्यापन किया। जो है सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इस सत्यापन अभियान के द्वारा फर्जी जमानतदारों को तस्दीक किया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा जो है फर्जी जमानतदारों के सत्यापन के अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर द्वारा ऐसे फर्जी जमानतदारों की पहचान की गई और इनके विरुद्ध जो है मुकदमा अपराध संख्या 1240/25, धारा 318(4), 338, 336(3) और 340(2) BNS में पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुल 20 ऐसे फर्जी जमानतदारों का पहचान की गई है जिनके विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लखनऊ से खबर है, यूपी में 2 IAS अफसरों के ट्रांसफर। अखंड प्रताप सिंह विशेष सचिव निर्वाचन विभाग, IAS दीपा रंजन को CEO URRDA का भी चार्ज मिला है। मिशन निदेशक UPSRLM बनी रहेंगी दीपा रंजन। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी में 2 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं और अहम जिम्मेदारी भी दी गई। दीपा रंजन को अहम जिम्मेदारी मिली है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सुबह लगभग 11 बजे आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता गहन पुनरीक्षण के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त रही और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को एक तरह से छावनी में तब्दील किया गया। परिसर के चारों ओर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थे। मुख्यमंत्री की इस अहम बैठक में मंत्री AK शर्मा, दारा सिंह चौहान, दयाशंकर सिंह, दानिश अंसारी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने जनपद अयोध्या के जिला एवं महानगर कार्यकारिणी भंग कर दी है। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष सहित तत्काल प्रभाव से कार्यकारिणी भंग की गई है। सपा का ये कदम 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारे में बहुत पहले ये चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी नई कार्यकारिणी गठित करेगी। खबर कानपुर से, जहां पूरे महानगर में जिला प्रशासन को बांटे गए 15% यानी करीब 5,40,000 मतदाताओं के SIR प्रक्रिया के फॉर्म वापस नहीं मिल सके हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि BLO ने घर घर जाकर फॉर्म बांटे और डेटा फीडिंग का काम लगभग पूरा कर लिया। इसके बाद भी बांटे गए वोटर जमा न कर पाने वाले लोग फॉर्म 6 भरकर दोबारा वोटर बन सकते हैं और प्रशासन ने पूरी सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध भी करा दी है।
हम लोग बिल्कुल अंतिम चरण में लगभग हैं और जो हमने गणना पत्र 35,38,000 वोटर्स के कानपुर की 10 विधानसभाओं में बांटे थे, उसमें से अधिकांश लौट आए हैं और जो व्यक्ति मौके पर नहीं है उनके सापेक्ष हमारे बीएलओ सत्यापन कर रहे हैं और वो लोग जो मौके पर नहीं निवासरत हैं या किसी परिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं रहेगा। और इसमें भी सुनिश्चित करने के लिए कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि ऐसे मतदाता जिनके गणना पत्र लौट कर नहीं आए हैं, मतदाता नहीं दिखाई पड़ रहे, रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परिषदीय स्कूलों के बच्चों को ठंड के मौसम में 4 माह तक सप्लीमेंट्री ट्यूशन देने की योजना एक बार फिर से शुरू की गई है। इसमें बाजरा के लड्डू, गुड़ की गजक, चौलाई, भुना चना आदि बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस योजना के तहत दिसंबर माह में बृहस्पतिवार से ही न्यूट्रिशन युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जाएगा और जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग के 1289 करीब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय हैं। इनमें करीब 1,62,000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं। पीएम पोषण योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को रोज मिड डे मील मिलता है। शीतकाल में किसी न किसी प्रकार का कोई पुष्टिकारक पदार्थ हमें खाना चाहिए। ये चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत भी आता है। इसी क्रम में गत वर्ष भी शासन ने प्रत्येक बच्चे को 5 रुपए के हिसाब से प्रत्येक गुरुवार को, चाहे चौलाई है या चिक्की है या गुड़ से बने कोई भी पौष्टिक पदार्थ है, वो खिलाने के लिए बोला था। उसी के क्रम में जनपद संभल में भी शासन के निर्देश पर, जो पूरे उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ है, वो प्रत्येक गुरुवार को बच्चों को एक तरह से, जिसको हम गजक कहते हैं या चौलाई के लड्डू या चिक्की, खिलाई जाएगी। खबर नोएडा से, जहां स्थानीय बाशिंदों खासकर वन जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। हाल ही में कबाड़ सामग्री से पार्क विकसित होने के बाद नोएडा प्राधिकरण अब शहर के सेक्टर 91 में बायोडाइवर्सिटी यानी डियर पार्क का सपना साकार बनाने में जुट गया है। डियर पार्क मूर्त रूप लेने के साथ लोग परिवारों सहित पहुंचकर हिरणों के झुंड को कुलाचे मारते हुए दीदार करने का लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि प्राधिकरण के जिम्मेदार बताते हैं कि हिरण बाड़ा के अलावा गलियारा और सर्विस रोड का निर्माण होगा। साथ ही पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार, डॉक्टर रूम, वार्ड और ऑफिस का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। और लखनऊ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ने लखनऊ में नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार और इसके अंतर्राज्यीय नेटवर्क की जड़ों को तलाशने के लिए अपनी जांच तेज कर दी। इस संबंध में सीबीएन लखनऊ कार्यालय ने विशेष रूप से कोडिन युक्त एक सिरप आवंटन से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए ग्वालियर स्थित दफ्तर से आधिकारिक ब्यौरा मांगा और सीबीएन के अधिकारियों ने बताया कि उनका ध्यान कोडिन की आपूर्ति और उसके अंतिम उपयोग की श्रृंखला की गहन जांच पर केंद्रित है। इस कदम का उद्देश्य ये पता लगाना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों कोडिन जैसे नियंत्रित पदार्थों को किस मात्रा में और किन वितरकों को आवंटित करती है। इसके साथ ही सीबीएन पुराने मामलों में शामिल रहे दवा व्यापारियों और आरोपित अपराधियों के रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। खबर ललितपुर से, जहां मेडिकल कॉलेज में कार्यरत कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनव गुप्ता अपने जीजा डॉक्टर राजीव जैन की डिग्री पर सेवाएं देता रहा। हद की बात यह है कि संविदा पर कार्यरत आरोपित चिकित्सक पिछले 3 सालों से मेडिकल कॉलेज में कार्यरत रहकर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था और फर्जीवाड़े का खुलासा डॉक्टर और उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन डॉक्टर सोनाली सिंह से संपत्ति को लेकर विवाद होने के बाद लिखित शिकायती पत्र में हो सका। शिकायतकर्ता ने डॉक्टर पर स्वयं पति डॉक्टर राजीव जैन की डिग्री पर कार्यरत होने का आरोप लगा और शिकायत होने की जानकारी मिलते ही डॉक्टर ने स्वयं नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बताए डॉक्टर
डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे पति का नाम है और ये हमारे भाई है। इनका नाम अभिनव सिंह बताया था उन्होंने, और इस बीच ही ये इनको सब पता था, तो ये त्यागपत्र देके और यहाँ से चले गए। जांच टीम गठित कर दी गई। जांच टीम की रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई करा दी। और कानपुर से अहम खबर, कानपुर में यूट्यूब पर खबर बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, नकली खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने अपील की है कि वे लोग व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी साझा करें। पुलिस नाम को गोपनीय रखते हुए गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कानपुर नगर के समस्त नागरिकों को सुरक्षित, पारदर्शी और कानून व्यवस्थित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपने आसपास अवैध गतिविधियों, अपराधी तत्वों और भ्रष्टाचार और किसी भी स्तर पर संदिग्ध आचरण की जानकारी प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। सीपी सर का ये इनिशिएटिव है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत मैंने इसकी प्रेस नोट बना के जारी भी कर दिया है, जिसमें यह कि थाने पर जो पुलिस की दलाली करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सूचना, एक नंबर जारी किया गया व्हाट्सएप का, जिस पर हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी गोपनीयता को बरकरार रखते हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां करने वाले जो लोग जो फ्री घूम रहे हैं उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाए हमें। फेक यूट्यूबर्स जो ब्लैकमेल का काम करते हैं उनके बारे में भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं, इसको भी लिया जाएगा। और बिल्लौर सर्किल के चौबेपुर कस्बे में बुधवार गुरुवार की रात चोरों ने आतंक मचाते हुए एक साथ 3 दुकानों को निशाना बनाया। कड़ाके की ठंड के बीच चोरों की बढ़ती सक्रियता से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने पुलिस गश्त की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। चोरों ने एक कैफे को निशाना बनाते हुए उसकी दीवार काट दी और कैफे के भीतर चोर 10,000 रुपये नगद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। हालांकि अभी इन दुकानों में हुए नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है। पुलिस तलाश कर रही है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने बाराबंकी में आयोजित जागो हिंदू जागो कार्यक्रम में धर्मांतरण, जिहाद के मुद्दे और हिंदी देवी देवताओं पर टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को बड़ी चेतावनी दी। हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने वाले नेताओं पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन धर्म को लेकर के जो जागरूकता आई है कि आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि लगभग 20 साल से धर्मांतरण, लव जिहाद और कितने कुकर्मी आदमी जो आपके बगल के जनपद है बलरामपुर जनपद का रहने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर जैसे व्यक्ति को गिरफ्तारी, जिसके खिलाफ मुकदमे कई थे, आजमगढ़ में थे, बलरामपुर में थे, लखनऊ में भी थे, लेकिन क्यों बचता चला जा रहा है, इसकी भी जांच होना चाहिए। जब हमारे संज्ञान में यह प्रकरण आया तो हमने निश्चित रूप से 106 करोड़ रुपए का उसका लेखा जोखा निकाला कि 106 करोड़ रुपया विदेशी अकाउंट से आतंकी फंडिंग के लिए आया और कैसे कैसे आया। हमने प्रमुख सचिव गृह को भी दिया, एडीजी कानून व्यवस्था को दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, यहाँ तक कि गृह मंत्री जी को भी दिया। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर में 600 से अधिक जोड़ों का विवाह हुआ। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मैदान में विशाल पंडाल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई। जिले के कई जनप्रतिनिधि, डीएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। यहाँ पे करीब 637 जोड़ों की आज विवाह हो रही है और इसमें 17 जो है वो निकाह रहेंगे। लगभग सभी जितने भी जोड़े हैं सबका बायोमेट्रिक करने के बाद में, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होने के उपरांत उनकी शादी की जा रही है। और इस बारी जो माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जो आयोजन की धनराशि है वो भी बढ़ाई गई है और अकाउंट में जो विवाहित जोड़ों का विवाह पूर्ण होने के बाद उनको मिलेगा वो भी बढ़ा है। तो लगभग 60,000 रुपीज़ जो है वो कन्या के अकाउंट में जाता है। उनका 25,000 रुपये का सामान होता है।
और खबर संभल से, जहां शासन के निर्देश पर जिले के शिक्षा विभागीय अधिकारियों के दिशा निर्देशन में 16 परिषदीय विद्यालयों का ऐसा कायाकल्प हुआ कि निजी स्कूलों का आकर्षण फीका साबित हो रहा है। विपक्षी दलों के आरोपों के उलट जिले के इन प्राथमिक स्कूलों ने कायाकल्प योजना के माध्यम से सजने संवरने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए यूपी में मिसाल कायम करने में सफलता प्राप्त की। इन स्कूल का अध्यापन कार्य तो बेहतरीन ही है, साथ ही शिक्षा में संशोधन और साफ सफाई और स्मार्ट क्लास अभिभावकों को खासा आकर्षित कर रही है। शिक्षा में दो स्तर पर काम हुआ है। एक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें शासन की ओर से 19 बिंदुओं के कायाकल्प के निर्देश थे, उसमें हमने 100% संतृप्ति ली है। दूसरा जो निपुण है, निपुण के अंदर भी हम प्रदेश में बहुत ऊपर रहे थे। और इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का आरंभ किया गया, उसमें पीएम श्री @150 अर्थात 120 बिंदु गुणवत्तापरक शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की, और यदि उनके पेरेंट्स उस गांव में रहते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की पात्रता पूरी करते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला नंदगंज थाना क्षेत्र में 4 दिसंबर को मिले अधेड़ के शव से जुड़ा है। पुलिस की तहकीकात में खुलासा हुआ कि भाई और भतीजे ने ही साथियों के साथ मिलकर अधेड़ की हत्या की थी और जमीन के विवाद में अधेड़ की हत्या कर उसका शव सड़क किनारे फेंक दिया था। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के बड़सरा गांव के लल्लन यादव का शव 4 दिसंबर को नंदगंज थाना क्षेत्र के तुरमा गांव में मिला। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये ग्राम बड़सरा थाना क्षेत्र करंडा के निवासी लल्लन यादव नामक व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए थे थाना नंदगंज क्षेत्र में तुरना गांव के पास। तब उनकी पहचान नहीं हुई थी, शीघ्र ही पुलिस के द्वारा पहचान की गई। इनकी गुमशुदगी थाना करंडा क्षेत्र में लिखी हुई थी और इस प्रकरण को हत्या के मामले में तरमीम किया गया। और उसके बाद पुलिस ने आज इस प्रकरण में, इस घटना में संलिप्त कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। और इनके पास से इस घटना में इस्तेमाल की गई बोलेरो, जिसमें इनके गांव से, मृतक के गांव से इसको बुलाकर ले जाया गया था मारने के लिए। और खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।